देखो, न्यू चैप्टर है आपका, न्यू सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो पहले तो मैं बोल दूं कि इसमें कुछ पार्ट्स वगैरह है। वो सारा मतलब कैसे चलेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो एक तो लिखते रहिए साथ साथ। सबसे पहला चैप्टर है इसका वेक्टर एनालिसिस। एक्चुअली मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ कि ईडी में कौन कौन से सेक्शन है। वेक्टर एनालिसिस। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टेट। लिखते रहेंगे साथ साथ, टाइम नहीं दूंगा मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसमें दो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट में, फर्स्ट एंड सेकंड, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। दूसरा आपका मैग्नेटोस्टैटिक। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। फिर है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आपका मैक्सवेल इक्वेशंस एंड ईएम वेव्स, ईएम वेव्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया। फिर आपका रिटार्डेड पोटेंशियल्स एंड पोटेंशियल फॉर्मुलेशन। फिर आपका वेव गाइड। लास्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स। में आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। यहाँ पे वेव गाइड एंड कैविटी और लिख लेना। और एक जो बचता है लास्ट, वो है रेडिएशन। एक और ऐड कर सकते हैं, एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये पूरा सिलेबस है। सेक्शन वाइज बात करें तो 1 2, देख लो कितने सेक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे 10 सेक्शन है। ठीक है, लिख ले नंबर भाई। सबसे लेंथी चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट है, और जनरली लोगों को टफ लगता है। लेंथी है तो मार्क्स भी उसी टाइप के हैं, 40 to 45 मार्क्स नेट में। और डोमिनेंट इन ईच एग्जाम है। कोई भी एग्जाम देंगे सब में डोमिनेंट रहने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है। और सब्जेक्ट के नेचर की बात करूं तो सेंसिटिव है। सब्जेक्ट के नेचर की बात करूं तो सेंसिटिव है, माइन्यूटनेस है। लर्निंग वर्क करेगी,
रटाफिकेशन वर्क नहीं करेगा। लेंदी तो है ऑब्वियसली, सेंसिटिव है, माइन्यूटनेस है, लर्निंग मैटर करेगी। सब कुछ लिख लेना, हर बात मैं बाद में बात करूंगा आपसे। क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, इजी है, टफ नहीं बोलेंगे। सब्जेक्ट भी इजी है, प्रॉब्लम्स भी इजी है, थोड़े से सब्जेक्ट भी इजी है, बट सेंसिटिव है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सब इजी है, बट सेंसिटिव है, मतलब है कि थोड़ा अच्छे से आराम आराम से करना है। सब्जेक्ट इजी है, नो वरीज। ठीक है, चलिए। एक और चीज़ है जो लास्ट में मुझे बोलना चाहिए, वेक्टर एनालिसिस जो है वो इसका बैकबोन है। वेक्टर एनालिसिस बैकबोन है। वो समझ आया तो सब समझ में आएगा। ठीक है, वो नहीं आया तो फिर नहीं आएगी, पूरी की नहीं आएगी। वेक्टर एनालिसिस बैकबोन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ये आपको ढंग से समझ में आना चाहिए, अगर आपको ढंग से सब्जेक्ट को पढ़ना है तो। ठीक है, यार वेक्टर एनालिसिस बैकबोन है, बच्चे हैं नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊँ यार। हाँ भाई, मैं तो पढ़ा दूंगा, फिर मतलब नहीं रहेगा ना यार। वो चीज़ उससे ऑनलाइन से समझ नहीं आती हो। जिनको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस हो वो ऑनलाइन पढ़ भी नहीं सकते उस वे में। ऑनलाइन वाले से फिर भी थोड़े बहुत कर लेंगे कोशिश। मेरे पास वे नहीं है यार, अभी मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा यार। वेक्टर एनालिसिस 6 सेक्शन है, हर सेक्शन का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहना चाहिए, वो वाला चीज़ है। अगर आपको ईडी ढंग से समझनी है तो ये वाली बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, कि हर सेक्शन का हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट है यार। सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एवरीथिंग। ठीक है, 6 सेक्शंस क्या क्या है उनकी अगर अपन बात करें, तो पहला है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। दूसरा आपका वेक्टर अलजेब्रा। तीसरा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट। इंटीग्रल कैलकुलस चौथा है। पांचवा आपका डिराक डेल्टा, 1D 3D। छठा आपका हेल्महोल्ट्ज थ्योरम। सोलेनोइडल फील्ड्स एंड इरोटेशनल फील्ड्स। ये आपके 6 सेक्शन है वेक्टर के अंदर। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, 3 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वेक्टर अलजेब्रा जो नॉर्मली तुम जानते हो वेक्टर्स। डिफरेंशियल कैलकुलस, कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट वगैरह। इंटीग्रल कैलकुलस, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल।
ड्रैग डेल्टा लिख ही दिया, हेल्महोल्ट्ज थ्योरम वगैरह क्या है बाद में बात करेंगे। बढ़ जाओ, लिख लिया भाई पीछे। पहला जो है, वैसे तो पढ़ना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। यार पहले तुम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ो, फिर ऐसे सीक्वेंस बिगड़ेगी। चलो कोई नहीं, वेक्टर अलजेब्रा। मैं इंडेक्स बना रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली वेक्टर्स पढ़ना है। वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, मतलब क्या चीज़ है वेक्टर्स, ठीक है। और साथ में आपको फिर पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। फिर आपको पढ़ना है स्केलर्स क्या होते हैं। फिर आपको पढ़ना है सूडो वेक्टर्स क्या है एंड सूडो स्केलर्स क्या है। एंड पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है आपको। या एक सेकंड, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस, और नहीं, वैसे डाल दो कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है आपको। एंड प्रॉपर रोटेशन पढ़ना है, उसको भी अलग से डाल दो, प्रॉपर रोटेशन पढ़ना है। इसके बाद वेक्टर ऑपरेशंस पढ़ने हैं आपको। दो वे में, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एंड कंपोनेंट फॉर्म। वेक्टर ऑपरेशंस में आपको वेक्टर एडिशन पढ़ना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। ये ऐसा आता है कि भाई सब्ट्रैक्शन में या सब्ट्रैक्शन होता है, ऐसा आएगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन बाय ए वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय ए वेक्टर। उसमें दो चीजें हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है फिर आपको। उसमें भी दो चीजें, स्केलर एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर क्वाड्रुपल प्रोडक्ट। चार को क्वाड्रुपल बोलेंगे ना, क्वाड्रुपल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी दो ही पढ़ रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर, चार वेक्टर्स का कुल मिला के। और फिर पढ़ना आपको वेक्टर फील्ड्स
and scalar fields. Difference between vector and vector field. Also in scalar and scalar field. Last is some important points. छब्बीस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको मैं बाद में लिखूंगा। तो अभी 26 का इंडेक्स बनाऊंगा तो फिर इंडेक्स ही चैप्टर हो गया पूरा। इंडेक्स इसलिए बनाया ताकि आपको हर बात पता रहे, जैसे मैंने चक 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 लिख दी ना, ऐसे जब तुमको लिखना आ जाएगा बिन देखे एक इंडेक्स बना लोगे, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा सारा कुछ। वो उस टाइप का क्लैरिटी नीडेड है यहाँ पे। आपको खुद से ये इंडेक्स बनाना जिस दिन आ जाएगा, मतलब बिना देखे सोच सोच के बनाना होता है, ऐसा नहीं होता। फिर आप मतलब सीक्वेंसिंग सब कुछ सेट रहेगा, फिर बढ़ जाओ। काफ़ी चीज़ें आपको पता है, ऐसे कोई ज़्यादा टेंस वाला माहौल नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है वेक्टर अलजेब्रा में, नहीं है। जो हालांकि हमें है ना आज स्टार्ट तो ये करना चाहिए था कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट अगेन उसको अपन ने बैक एंड पे लिया है, तो इसको अपन कल करेंगे। होपफुली कल आ जाएंगे सब लोग तो कल करेंगे। अभी वेक्टर अलजेब्रा एक ईजी सी चीज़ है, होपफुली सबको ये सब बातें आती है, ज़्यादा यूज भी नहीं होता इसका इतना, तो इसलिए अपन ने इसको कर लिया। ठीक है, बाकी ये सबसे प्राइम है जो अपने को चाहिएगा। चलिए, तो अब सीक्वेंसिंग सीक्वेंस वाइज उठाते रहिए, बात करते रहिए। वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होते हैं सब जानते हैं, क्या चीज़ होती है? फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गलत है। फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपने भी तो ये लिखा है, गलत तो आप बोल दिए थे, तो गलत बात है, हाँ या ना? एंड ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। अगर आप 12th तक हो या 11th तक हो 10th तक हो तो इतनी डेफिनेशन से काम चल जाएगा। लेकिन इफ़ यू आर ए ग्रेजुएट स्टूडेंट देन यू शुड राइट या यू शुड टेल अप टू दैट, यहाँ तक बोल रहे हैं जो भी यहाँ पे मिसिंग आ रहा है। ठीक है, मैं उस पर डिस्कस कर सकता हूँ बट उसमें फिर पूरी क्लास चल जाएगी, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। बट आपको ये यहाँ तक चाहिए होगा, क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, a physical quantity that have magnitude as well as direction and transforms like displacement under vector transformations, under vector transformations। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये आपको बोलना बहुत जरूरी है वहां पे, ट्रांसफॉर्म्स लाइक डिस्प्लेसमेंट अंडर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस। मुद्दा ये है, समझ ही नहीं आई लास्ट वाली लाइन। मुद्दा क्या है? लास्ट वाली लाइन समझ ही नहीं आई कि ये क्या कह रहा है। ऊपर से एक और दिक्कत आई इसमें कि आपने बोला ट्रांसफॉर्म्स लाइक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो खुद एक वेक्टर है, वेक्टर की डेफिनेशन में तुमने वेक्टर को ही घुसा दिया, एक वेक्टर के एग्जाम्पल को घुसा दिया, काफी दर्दनाक माहौल है। उसके बाद वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है ये भी नहीं पता, तो धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वाली बात क्यों बोली। मैं हाईलाइट करता हूँ कि पहले हम किस बात पे बात करते हैं, ये वाली बात क्यों बोली, ट्रांसफॉर्म लाइक डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला। अंडर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रांसफॉर्म होता है, बस ये बात है। तो ये वाली बात क्यों बोली कि डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, व्हाई यू हैव यूज्ड द वर्ड डिस्प्लेसमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। चलिए,
why the word displacement, why you have used, we have used, yeah you used, why the word, ठीक है ये भी, why the word displacement in the definition of vectors, ये वर्ड कैसे है? आंसर है बेटा, actually displacement is the building block of the vectors, all the vectors. जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जिससे सब कुछ बना हो, पूरी मंजिल, पूरी इमारत है जिस ईंट से बनी हो, उस ईंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो जो वेक्टर की जो इमारत है वो जिससे बनी है वो है डिस्प्लेसमेंट। समझ नहीं आया? ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्या है? समझ नहीं आया, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ठीक है बिल्डिंग ब्लॉक है, सारे वेक्टर इसी से बने हुए हैं। एग्जाम्पल्स क्या है वेक्टर्स के? पहला डिस्प्लेसमेंट है, इसको ऐसे चलने देना, पहला डिस्प्लेसमेंट है। आप जानते हैं थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट के बारे में? ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दो, जो भी बोलना है। ठीक है, आर बोल देता हूँ मैं, एक बार रिप्रेजेंट आप इससे करते हो, ओरिजिन से अगर डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट का देखना हो तो। ठीक है, दूसरा क्या है? एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट भी आप समझते हो, डी आर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा है वेलोसिटी। आप मेरे को बताते रहना ये वेक्टर के एग्जाम्पल। वेलोसिटी, वी वेक्टर आप लिखते हो, इसको आप आर वेक्टर, पोजिशन वेक्टर बोल सकते हो, आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। ठीक है, एक बार के लिए वी, वी क्या होता है? डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो ये कहाँ से बना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट से ही तो बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, तीसरा एक्सेलरेशन, अगर इसकी मैं बात करूँ तो क्या होता है? डी बाई डी टी, ये पूरे पे है भैया। ठीक है, ये पूरे पे है, यहाँ पे भी ये पूरे पे है। ठीक है, ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है डी आर। ठीक है, डी बाई डी टी, इसको आप एक सेकंड यार, नहीं नहीं नहीं, पूरे में नहीं है यार, डी आर बाई डी टी ऐसे बोलेंगे अपन इसको, डी बाई डी टी। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली बना तो डिस्प्लेसमेंट से, फोर्स, फोर्स आपका एफ वेक्टर है वो एम ए होता है। जब ये डिस्प्लेसमेंट से बना एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी अल्टीमेटली बना तो उसी से ही है। तो मैं क्या समझा रहा हूँ एक्चुअल में, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर तो समझा ही रहा हूँ, साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि जितने भी वेक्टर हैं, जो भी तुम जानते हो, सब के सब डिस्प्लेसमेंट से बने हुए हैं। तो जो बात डिस्प्लेसमेंट पे लागू होगी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब वेक्टर्स पे लागू हो जाएगी। इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को डेफिनेशन में रखते हैं। आया क्या रीजन अभी समझ में? डिस्प्लेसमेंट जैसे ट्रांसफॉर्म होता है वेक्टर ऑपरेशंस में या वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस में, वैसे ही ऑल वेक्टर्स होंगे, ये बात बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है बिल्डिंग ब्लॉक है सभी वेक्टर्स का। आ रही बात क्लियर? अब अच्छे से समझ में आ गई वो बात? ठीक है, अच्छा वेक्टर्स के एग्जांपल और बता दो मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एक और चीज़ है, अभी हम है ना बिल्कुल भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ वेक्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, तो ई को अपन एफ अपॉन क्यू बोल सकते हैं। अगेन एफ है आपका एम ए से बना हुआ है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले देके वहीं पे पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच गया। उसको मैं फर्दर लिख नहीं रहा हूँ, वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा और इसके अलावा एग्जांपल लीनियर मोमेंटम, पी, पी क्या होता है? एम वी होता है, वो भी जब वी बना हुआ था तो ये भी बना हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा और जानते हो कोई वेक्टर?
एरिया वेक्टर, वेट करेंगे। और लीनियर क्वांटम, मुझे कुछ याद आया था यार, मैं भूल गया अभी। अलावा और कोई वेक्टर होता है? टॉर्क है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये सब सूडो वेक्टर्स है, वेक्टर्स नहीं होते। ये सब सूडो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स नहीं होते। ठीक है, हम सिर्फ वेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही है, 5-6 वेक्टर है बस, सिंपल। एक दो और भी रह गए, मुझे ध्यान आया था अभी अभी। और डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक्चुअली। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू आर होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, क्यू इंटू डी। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो भी अगर अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट से ही बना हुआ है। फाइन। अब तो आप बोलेंगे ना कि डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्म होता है वैसे वेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है, इट्स ओके। दूसरा जो पॉइंट था उसमें, उस पर बात करते हैं, डेफिनेशन पे वापस आ रहे हैं। मैं एक बार वापस पढ़ा रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ट्रांसफॉर्म लाइक डिस्प्लेसमेंट, इज दैट क्लियर? ट्रांसफॉर्म लाइक डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक रेड तक क्लियर है? यस। अंडर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस, दूसरी जो बात है कि वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है यहाँ पे। तो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि वेक्टर कुछ ऑपरेशंस है, लाइक पैरिटी ऑपरेशन है, और आपका रोटेशन है, प्रॉपर रोटेशन है, तो इनको वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस। सम ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस लाइक, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हाउ ए वेक्टर विल ट्रांसफॉर्म, या हाउ ए वेक्टर विल ट्रांसफॉर्म अंडर पैरिटी ऑपरेशन या पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर रोटेशन। ये दो है आपके वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर रोटेशन एंड पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इनको बोलते हैं वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर रोटेशन। चलो, इन पे अपन बात करेंगे। आपने देखा होगा मैंने हेडिंग डाल रखी है। ठीक है, तो अभी बस एक बार वेक्टर्स, सिंपल, क्लियर, समझ में आया? मैंने कुछ बातें नहीं लिखी, लाइक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर आप जानते हो वेक्टर होता है, और कुछ और भी बातें नहीं लिखी। पॉइंटिंग वेक्टर हालांकि वेक्टर है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा कैसे है। एस का वैसे फॉर्मूला पता होगा शायद तुम लोगों को, ई क्रॉस एच होता है। तो ये बाद में समझ में आ जाएगा कि वेक्टर कैसे है, या है भी या नहीं भी, देख लेंगे बाद में। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, आप उसमें जाइए इंडेक्स में और देखिएगा, पहला था वेक्टर्स, ठीक है, दूसरा था प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। हैशटैग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। वहां तक, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है एकदम? बस सब कुछ क्लियर है, वेक्टर्स जैसे हम पहले जानते थे वही चीज़ है, बस थोड़ा सा एड ऑन किया है, एड ऑन को एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स के थ्रू, वेक्टर के जो एग्जाम्पल होते हैं। एक ये बात ध्यान रही रखी है कि कोई भी सूडो वेक्टर वहाँ पे नहीं लिखा हमने, जानबूझ के। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब कुछ भी नहीं लिखा उधर में। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बजाय एंगुलर वेलोसिटी बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, दो तीन खास प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली है आपकी, खुद एक ही प्रॉपर्टी है, मतलब मैन तो उसी को घुमा फिरा के बोलना होता है। तो पहली है वेक्टर, वी कैन स्लाइड ए वेक्टर, वी कैन स्लाइड ए वेक्टर एट विल। वी कैन स्लाइड ए वेक्टर एट विल, इच्छा अनुसार वेक्टर को स्लाइड कर सकते हैं।
ठीक है, कीपिंग इन माइंड दैट लेंथ ऑफ द एरो एंड डायरेक्शन ऑफ एरो हेड इज अनअल्टर्ड, मतलब नॉट चेंज्ड। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कोई वेक्टर है ऐसे, आप ये जानते हैं वेक्टर को एब्स्ट्रैक्ट वे में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एक मतलब इस टाइप से एक एरो से डिनोट करते हैं, जहाँ पे जो एरो है का जो लेंथ है दैट इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो हेड डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो जो मैंने अभी बोला है वो ये है कि भैया इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है, यानी कि जो लेंथ ऑफ द एरो है मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है, तो जब आप स्लाइड कर रहे हो तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। और जो एरो हेड है वो बेसिकली ए कैप यानी कि डायरेक्शन को डिनोट करती है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी आप स्लाइड कर लो इसको, मतलब ये स्लाइड करने का मतलब है जैसे मैं इसको यहाँ ले आऊँ, ठीक है, जैसे यहाँ ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ और कहीं पे भी ले जाऊँ, तुम्हारे पास ले आऊँ, ठीक है, इस यहाँ पे इसको स्लाइड करके ऐसे ले आऊँ, क्या सर ऊपर नहीं ले जा सकते, इस पॉइंट पे नहीं ले जा सकते, हाँ ले जा सकते हो। आप पहले ऐसे स्लाइड कर लो फिर ऐसे स्लाइड कर लो, इस पॉइंट पे ले जा सकते हो। सर इस पॉइंट पे नहीं ले जा सकता, ला सकते हो ना, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा थोड़ा नीचे जा रहा है थोड़ा ऊपर कर लेना। यू स्लाइडिंग यू स्लाइडिंग यू स्लाइडिंग सब तरीके से स्लाइडिंग मतलब ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ। लाइक एक दूसरा वेक्टर बनाता हूँ उससे करता हूँ, हटा दूँ एक बार, ये बना लेना है सब कुछ। तो स्लाइडिंग का मतलब ये हुआ कि आप इसको यहाँ भी बना सकते हो, बना ही देता हूँ ना, इसी वेक्टर को आप इस ए वेक्टर को यहाँ भी डिनोट कर सकते हो, इस पॉइंट पे भी डिनोट कर सकते हो, इस पॉइंट पे भी कर सकते हो, इस पॉइंट पे भी कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये सब सेम रहे, जैसा था वैसे ही रहे। ठीक है, तो अभी क्या किया अपन ने, यहाँ पे लाने के लिए नीचे किए फिर इधर लिया है, बेटा ध्यान दे ले एक बार, तो नीचे किया फिर इधर लिया है, इसको सीधा ले गए फिर थोड़ा सा डाउन लाना था तो डाउन लिया है। तो यू यू जैसा तुम्हारा मन करे सब तरीके से अलाउड है, लेकिन मैंने इसका ये डायरेक्शन चेंज नहीं किया, देख सकते हो आप सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, ना ही मैंने ये लेंथ को चेंज किया, हालांकि तुम्हें दिख रहा होगा कि ये छोटा है, बट मेरा सेंस वही है कि लेंथ सेम है सबका, दिखने में भले छोटा हो बट सेंस वही है कि सबका लेंथ सेम है। तो एट विल का मतलब होता है इच्छा अनुसार। ठीक है, आई कैन स्लाइड दैट, बट कीपिंग इन माइंड दैट लेंथ ऑफ द एरो एंड डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड इज अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होना चाहिए। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ कि एक वेक्टर है वो लोकेशन नहीं रखता है, वेक्टर डजंट हैव एनी लोकेशन। आप इस एक ही वेक्टर को कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो, सेम वेक्टर को, तो लोकेशन नहीं रखता है। ठीक है, आप दूसरे इसी में ही प्रॉपर्टी में दूसरा डाल सकते हो, ए वेक्टर डजंट हैव एनी लोकेशन, डजंट हैव एनी, ये डजंट सही है ना, हाँ ठीक है, एनी लोकेशन, लोकेशन नहीं है, होती है वेक्टर के पास में। आप सेम वेक्टर न्यूयॉर्क में डिफाइन कर सकते हो, उसी को स्लाइड करके आप इंडिया में ला सकते हो, कोई लोकेशन नहीं होती। ठीक है, लोकेशन मतलब यहाँ से इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे कहीं पे भी स्लाइड करा के ले जा सकते हो ना, तो लोकेशन का कोई सेंस ही नहीं रहा, उस टाइम भी उसका नाम ए ही है। क्लियर है, तो ए वेक्टर डजंट हैव एनी लोकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है एक वेक्टर है वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, सर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन गेट रिवर्टेड, वेक्टर अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन गेट रिवर्टेड, मतलब है कि उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चौथा है वेक्टर अंडर प्रॉपर रोटेशन, रिमेन्स इनवेरिएंट।
वेक्टर प्रॉपर रोटेशन में इनवेरिएंट रहता है. हाउएवर वेक्टर कंपोनेंट्स may change या will change या change. हाउएवर कंपोनेंट्स चेंज. कहाँ बोला मैंने? प्रॉपर रोटेशन में, ऊपर नहीं बोला कुछ भी. क्लियर है? चलिए, तो ये 4 प्रॉपर्टी है. अच्छा, और भी लिख सकते हो. वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 1. एक्चुअली एक एन रैंक टेंसर में इन एन रैंक टेंसर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है ना, वो 3 की पावर n होता है. एंड अभी आप देख सकते हो कि वेक्टर में 3 कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड. तो n की वैल्यू क्या रहेगी वहां पे? 1 रहेगी. हमारी बात समझ में? इसलिए अपन बोलते हैं टेंसर ऑफ रैंक 1. इन एन रैंक टेंसर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो 3 की पावर n होता है. सेकेंड रैंक होगा तो नो कंपोनेंट होंगे. सेकेंड रैंक जैसे आपका अपसाइलन होता है, परमिटिविटी. सेकेंड रैंक टेंसर है, उसमें नो कंपोनेंट होते हैं. एक्स 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 वाई एक्स जेड, वाई एक्स वाई 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 जेड, जेड एक्स जेड वाई एंड जेड जेड. इस तरीके से सब डायरेक्शंस में डिफाइन करना पड़ता है. तो इसमें सिर्फ एक्स वाई और जेड 3 डायरेक्शन में डिफाइन कर दो, वेक्टर आ जाता है. इसका मतलब टेंसर ऑफ रैंक 1 है. क्लियर है? चलिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर्स. द फिजिकल क्वांटिटीज having magnitude only are scalars. Having, पूरा मत लिखना. having magnitude एक मिनट यार. फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली. द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली आर स्केलर्स. नहीं, एक मिनट रुकना. लिखा थोड़ी है कुछ, या पूरा लिख लिया इतना तो? ओके. द फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकली हो गया यहाँ पे. फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड being invariant under parity transformation and proper rotation. R scalars are called as scalars. Called as scalars. Fine. तो तुम जानते थे उससे कुछ एडिशनल हुआ है. ढंग से पढ़ लो कि क्या एडिशनल हुआ है. इन्वेरेंट रहती है. इन्वेरेंट का मतलब क्या रहता है? सेम रहती है. कब कब? पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में और अंडर प्रॉपर रोटेशन में. ठीक है, चलिए बढ़ जाओ. अगेन द सेम थिंग. इफ यू आर ए ग्रेजुएट स्टूडेंट देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेल दिस while defining the scalars. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप नहीं बोलते हो तो आप बच्चा कहलाओगे. वो अब आप पे डिपेंड करता है कि बोलना है नहीं बोलना है. अगर इन केस मतलब आप कभी अब ये जब दोबारा कभी आपसे बात हो तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इन्वेरेंट रहेगा अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर रोटेशन.
ठीक है, बढ़ जाओ। एग्जाम्पल्स अलग है, एग्जाम्पल्स पे बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स स्केलर्स के टेम्परेचर है, ये जस्ट एक और चीज डाल सकते थे अपन यहाँ पे, एक सेकंड रुकना। टेम्परेचर थोड़ी डाला अभी। ये टेंसर ऑफ रैंक जीरो होते हैं, स्केलर है और रैंक जीरो टेंसर होते हैं। टेंसर हो रैंक जीरो, टेंसर लिखना चाहिए ऑफ रैंक जीरो। जीरो रैंक टेंसर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट्स कितने हुए, 3 की पावर n, यानी कि 3 की पावर जीरो, 3 की पावर जीरो मतलब 1। तो सिंपली जैसे टेम्परेचर बोलना है तो सिंपली बोल दो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 केल्विन, वट एक सिंपल एक ही कंपोनेंट है। क्लियर है। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका टेम्परेचर, और प्रेशर है आपका, डेंसिटी है, मास डेंसिटी, और जितनी भी डेंसिटीज होती है जनरली स्केलर है। और और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल है, स्केलर होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, एनर्जी सारी, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। ठीक है, ये टोटल एनर्जी था। ठीक है, पोटेंशियल, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। ठीक है, बढ़ सकता है। ओके, मुझे एक एग्जांपल और याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट डी है, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट डी है। जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है कोई भी दो वेक्टर का, स्केलर बनता है, होपफुली सब जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है दूसरा, इसी वजह से कि जो रिजल्टेंट है वो स्केलर है। ठीक है, बट मैंने एग्जाम्पल में लिखा नहीं, मुझे पता है लिखना चाहिए पर लिखा नहीं, कोई ना कोई बात होगी इस वजह से नहीं लिख रहा। अभी कंफर्म नहीं है कि वो स्केलर है या सूडो स्केलर है, इसलिए नहीं लिख रहे। इनका कंफर्म है कि स्केलर ही है। ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक ई डॉट डी आ रहा है, उधर बी डॉट डी आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, कुल मिला के समय की जो ज़रूरत है वो ये हो गई कि आप बता दीजिए कि सूडो वेक्टर और सूडो स्केलर क्या होते हैं। अब रहा नहीं जा रहा, हाँ या ना। उसके बाद ही एग्जाम्पल का जो पिटारा है ढंग से खुल पाएगा। ठीक है, या फिर उसके बाद ही सबका अच्छे से पता लग पाएगा कि कौन चीज़ क्या है। ठीक है, चलिए, तो एक टेबल बना लीजिए। टेबल ये है, पहले तो आप सीरियल नंबर हो जाएगा, थोड़ा मैं बना देता हूँ उसके बाद आप देख लेना। और सीरियल नंबर में आपको 4 बातों पे बात करनी है, तो 4 सीरियल नंबर होंगे। किस किस पे बात करनी है, क्वांटिटी बोल देता हूँ यहाँ पे, आपको वेक्टर एंटिटी बोलना चाहिए। फिर किस किस पे बात करनी है, आपको वेक्टर्स पे बात करनी है। उससे पहले स्केलर्स पे बात करनी है, वेक्टर्स पे बात करनी है, सूडो वेक्टर्स पे बात करनी है, सूडो स्केलर्स पे बात करनी है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि टेंसर ऑफ रैंक क्या है। तो स्केलर्स आप जान ही चुके हो, एक कंपोनेंट होता है। वेक्टर्स में 3 कंपोनेंट होते हैं, इसमें आपके 2 और ये आपका 3। ठीक है, उसके बाद अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वेट करेंगे आप अभी भी, टाइम दिया जाएगा, डोंट वरी। और एक होगा लास्ट कि अंडर प्रॉपर रोटेशन क्या होगा,
मतलब चेंज होगा नहीं होगा वो वाली चीज, अंडर प्रॉपर रोटेशन क्या होगा। तो पहले एक बार देख लो, उसके बाद बना लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, उससे पहले सिंबल क्या रखेंगे इसके लिए, स्केलर्स के लिए, वेक्टर्स के लिए तो ए रख लो कि भाई सिंबल ए रखेंगे। सूडो वेक्टर्स के लिए ए पी रख लो, क्योंकि फर्क तो होता नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो पी लगा दो ताकि सूडो वाली वाइब आ जाए। ठीक है, सूडो स्केलर्स के लिए अल्फा ले लो, तो उसके लिए ए ले लो, फिर इसके लिए अल्फा ले लो, या फिर ए पी बोल दो इसको, वो ज़्यादा सही रहेगा। सही है ना, इसको फिर अल्फा बोल लो और इसको अल्फा पी बोल लो, ये सबसे बेस्ट है। क्लियर है। अच्छा, अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या बताया था, स्केलर्स रिमेन्स इनवेरिएंट, मतलब अल्फा अल्फा ही रहेगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूं कि अल्फा अल्फा ही रहेगा अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वेक्टर का आपको बताया था कि वेक्टर है अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, रिवर्ट हो जाता है। ठीक है, सूडो वेक्टर अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सेम रहता है। वेक्टर और सूडो वेक्टर में यही खास फर्क है। ठीक है, और ये सूडो स्केलर ये भी रिवर्ट हो जाता है अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, माइनस अल्फा पी हो जाता है। इससे आपको पहचान में आ जाएगा कि कौन वेक्टर है, कौन सूडो वेक्टर है, कौन स्केलर है, कौन सूडो स्केलर है। ये जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ये हेल्प करेगा। अभी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, उसके बाद तुमको आइडिया लगने लग जाएगा कि कौन चीज़ क्या है। ठीक है, अंडर प्रॉपर रोटेशन एवरीथिंग इनवेरिएंट। ठीक है, सब अल्फा ए ए पी एंड अल्फा पी, एवरीथिंग रिमेन्स इनवेरिएंट। ठीक है, तो वो लिख लेना आप तो पूरा कि ये रहेगा, ये रहेगा। तो इससे तो पता नहीं लगेगा, इससे पता लगेगा। नेक्स्ट जो हमारे लिए है वो ये रहेगा, लिखिए सारा कुछ। अच्छा, जो डेफिनेशन हमने ऊपर दिए ना उनको अभी दोबारा से दे सकते हैं, यहाँ से बेटर डेफिनेशन दी जा सकती है। लाइक स्केलर्स को बोलना हो तो क्या बोलोगे आप, कि स्केलर्स आर, जो आप पहले से जानते हो तो वो तो डाल ही दो, आर द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड आर tensors of rank 0 and remains invariant under parity transformation and also under proper rotation. ये scalars हो गए, vectors the physical quantities that have magnitude as well as direction and are tensors of rank 1 and get reverted under parity transformation but remains invariant under proper rotation. ऐसे ही pseudo vector की definition दे सकते हो। pseudo vector क्या हो जाएगी, द वेक्टर लाइक स्टफ, जैसे आप जानते हो थोड़ा बहुत वेक्टर नाम है, तो वेक्टर लाइक स्टफ वैसे भी तुम देखा होगा सब कुछ सेम सही है। वेक्टर लाइक स्टफ मतलब दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, वेक्टर लाइक स्टफ बोल दिया तो उसमें चला गया। वेक्टर लाइक स्टफ दैट आर टेंसर ऑफ रैंक 2 and remains invariant under parity transformation and also under proper rotation. इस pseudo scalars के लिए are tensors of scalar type stuff, pseudo scalar type stuff, yeah, scalars that are scalar type stuff that are tensor of rank 3 and get reverted की वजह से बोल सकते हैं कि have या changes sign। ठीक है, changes sign under parity transformation and remains invariant under proper rotation। ये इनकी डेफिनेशन डाल दीजिए। ये टेबल इंपॉर्टेंट, अब तक का सब कुछ कवर कर रही है।
चल जाओ। अब देखिएगा, सबसे पहले तो सूडो वेक्टर की डेफिनेशन डाल दो, या उससे पहले एक चीज और कर सकते हो, या डाल दो चलो। सूडो वेक्टर, वेक्टर लाइक स्टफ, वेक्टर लाइक फिजिकल क्वांटिटीज बोल देता हूँ स्टफ की बजाय। ठीक है, वेक्टर लाइक फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, दैट आर रैंक ऑफ, दैट आर टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड रिमेन्स इनवेरिएंट। रिमेन आएगा ना, एस लगा देना मैं, वेक्टर लाइक फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ रिमेन, एस नहीं आएगा, रिमेन आएगा, रिमेन इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब है नॉट चेंज्ड, सेम रहना, ठीक है। इनवेरिएंट अंडर अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को छोटा लिखूंगा, एंड प्रॉपर रोटेशन, एंड प्रॉपर रोटेशन, दैट आर टेंसर ऑफ रैंक 2 एंड रिमेन्स, कुछ नहीं है, मैंने इसी को लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। एग्जांपल्स में दूंगा थोड़ी देर बाद में। सूडो स्केलर्स का डेफिनेशन डाल दो। अच्छा, सूडो वेक्टर्स को हम अक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, कुछ लोग इनको अक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, जो अनदर नेम है वो है अक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। और नेक्स्ट है सूडो स्केलर्स, स्केलर लाइक फिजिकल क्वांटिटीज that are tensor of rank 3 and changes sign, change sign या changes signs, change लिख दो बस, change sign under parity transformation but remains invariant under proper rotation, but remain but remain invariant under proper rotation. Change sign under PT but remain invariant under proper rotation, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक्सेल वेक्टर्स पे बात करते हैं, सूडो वेक्टर्स पे बात करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी और बात करते हैं, जनरल बात करते हैं। सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन है डायरेक्ट, क्वेश्चन है डायरेक्ट, आप क्वेश्चन की तरह मत लेना, बस ऐसे ही हैशटैग की तरह सोचना, ठीक है। क्या है कि दो वेक्टर्स है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, टू डिफरेंट वेक्टर्स है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या जाएगा, बस मुझे इतना बता दो। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में उसका क्या होगा, सेम रहेगा,
या साइन बदलेगा, बस इतनी सी बात है। अगर सेम रहेगा तो ये जो है सूडो स्केलर सूडो वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि वेक्टर स्टफ होता है दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इसका साइन सेम रहता है मतलब ए क्रॉस बी आता है, तो इसका मतलब एक वेक्टर लाइक स्टफ है जो अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सेम रह रहा है। सेम कौन रहता है, सूडो वेक्टर या वेक्टर? सूडो वेक्टर। तो फिर ये सूडो वेक्टर कहलाएगा। और अगर माइनस आया तो अपन बोलेंगे कि ये वेक्टर है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है एक वेक्टर होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे देखा जाएगा। भाई ये तो तुम्हें पता है ना कि दो वेक्टर है। ठीक है, तो एक वेक्टर के साथ क्या होता है उसको देख लो अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक वेक्टर के साथ क्या होता है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, माइनस ए होता है। ठीक है, दूसरे के साथ भी क्या हुआ, माइनस बी हुआ। अल्टीमेटली माइनस माइनस कवर अप होके क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये चीज वही रही। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज व्हाट, ये सूडो वेक्टर। इसका मतलब ये आपका एपी हुआ, ये आपका एपी हुआ। ये फाइनल कमेंट है। फिर बातें सारी समझ में आ रही है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी, ढंग से समझ रहा है खुद से ही। ठीक है, अच्छा वेक्टर्स हैं तो मैं ए बी लिख रहा हूँ, और अगर सूडो वेक्टर्स होंगे तो पी लगाऊंगा उन पे। अभी इसको हम सूडो वेक्टर बोलेंगे। ये फाइनल कमेंट है हमारी तरफ से। क्यों, क्योंकि अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सेम रहा। सेम कौन रहता है भैया, सूडो वेक्टर रहता है। पहला पॉइंट समझ में आया। ऐसे ही मैं बात करना चाहता हूँ डॉट प्रोडक्ट पे, कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन उसका क्या होगा, बस मुझे इतना बता दो, उसके बाद कमेंट मैं अपने आप कर दूंगा। बताओ क्या रहेगा। यहीं से सोचो ना, ऊपर आंख करने की जरूरत नहीं है। माइनस ए माइनस बी, तो माइनस माइनस वापस से उसी की तरह, यानी कि ए डॉट बी आने वाला है। बट मैं कहूंगा कि आप लिख लीजिए एक बार के लिए। ये इस तरीके से हुआ, अल्टीमेटली क्या हो गया, ए डॉट बी बना। अच्छा, ये वैसे तो स्केलर है। अब ये स्केलर जस्ट स्केलर है या सूडो स्केलर है, ये जज करना है तुम्हें। बताओ क्या है, जस्ट स्केलर है या सूडो स्केलर है? बताओ भाई, टेबल देख के बताना है। अंडर पैरिटी ट्रांस ये स्केलर है, आपको पता है। तो अब ये जस्ट स्केलर है या सूडो स्केलर है? क्यों, सेम रह रहा है। ठीक है, अल्फा था अल्फा रह रहा है, तो ये आपका जस्ट अल्फा है, स्केलर है। ठीक है, ये आपका फाइनल कमेंट है। बेटा एक फाइनल कमेंट आपको समझ में आ रहा है। इसको मैं दो वेक्टर्स मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज व्हाट। चार ऑप्शन दे दिए, वेक्टर सूडो वेक्टर, ये दो तो इरेलीवेंट हो गया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो या तो स्केलर होगा या फिर सूडो स्केलर होगा। अब उनमें से ढूंढना है तो आपको पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखना है वो चीज़ सेम रह रही है या रिवर्ट हो रही है, साइन का चेंज हो रहा है। सेम रह रही है तो सेम तो कौन रहता है, स्केलर रहता है। सूडो स्केलर चेंज होते हैं। ठीक है, वेक्टर और सूडो स्केलर ये दो चीज चेंज होती हैं। ठीक है, फाइन। थर्ड, अब मैं कुछ भी पूछूं आपसे, लाइक ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका बताइए आप अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या जाने वाला है। ए डॉट बी क्रॉस सी, उससे पहले मुझे बताइए ये वेक्टर है या फिर ये जो स्टफ है वेक्टर वाली लाइन में आएगा या स्केलर वाली लाइन में आएगा। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो आप दो वेक्टर्स का, आपको पता है इसका रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी आप बताइए क्या हुआ, ये अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ डॉट माइनस बी, ब्रैकेट ये वाला लगा देता हूँ, क्रॉस यहाँ पे माइनस सी। अरे यार ये तो बच्चों को ही तो समझाना पड़ता है ऐसे तो। फाइन गाइस, माइनस आएगा, और सिंस स्केलर स्टफ था तो वी कैन कॉल इट, अगर माइनस आ रहा है तो अभी क्या बोले फिर इसको, सूडो स्केलर बोलना पड़ेगा। अल्टीमेट जो कमेंट है वो सूडो स्केलर है। ठीक है, ऐसे अब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे, कुछ भी मतलब कुछ भी। लाइक आप बताइए इसके बारे में। अ, एक सूडो वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट किया है मैंने इसके साथ में। अब बताइए कि ये चीज़ क्या है।
चार ऑप्शन है आपके पास, वेक्टर, सूडो वेक्टर, स्केलर, सूडो स्केलर। ठीक है, एक दो पॉसिबिलिटी तो वैसे ही हट गई क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो स्केलर या सूडो स्केलर में से कुछ होगा। तो अब देख लो इसको, अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देख लो कि क्या हो रहा है, उससे डिसाइड हो जाएगा। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या, तो एपी का तो क्या रहेगा, एपी रहेगा, क्योंकि ये सूडो वेक्टर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, वेक्टर चेंज होते हैं, ये माइनस बी बनेगा। अल्टीमेटली जो पूरा स्टफ है उसके माइनस आ ही जाएगा एक। ठीक है, माइनस आ गया, स्केलर था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो आप बताइए ये जस्ट स्केलर है या सूडो स्केलर है? सूडो स्केलर है। ऐसे मैं कुछ और भी पूछ सकता हूँ, दो सूडो स्केलर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पूछ सकता हूँ, एपी क्रॉस बीपी। बताइए अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा बेटा, क्योंकि ये भी यही रहा और ये भी यही रहा। ये ध्यान रखना, मेरा जो लिखने का तरीका वैसे वैसे रखेंगे आप, खुद की तरफ से कोई पंचायती नहीं करेंगे, इस बात का स्पेशल ध्यान रहे कि मैं भी एकदम लो लेवल पे जाके समझा रहा हूँ तो बाद में तुम अपनी पंचायती से उसको डिफिकल्ट करोगे तो मुझे कोई मतलब नहीं है फिर उससे। सेम रह रहा है, सेम रह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सूडो वेक्टर हुआ। सूडो वेक्टर हुआ, मैं मोर के लिए एपी लगा रहा हूँ, आप इसको सीपी बोल दूंगा बेटर रहेगा। उसका मतलब हुआ एक अनदर वेक्टर है जो कि सूडो वेक्टर है। क्या इस बात में अभी कोई दिक्कत है? अच्छा, ऐसे आप किसी का भी जज कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते हैं आराम से, तो करिए फिर। बढ़ जाओ, हटा दो ये सब, इजी है सब कुछ, कुछ भी नहीं है। अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है जाके देख लो। ठीक है, एरिया वेक्टर, नेक्स्ट इसी में बताना है फिर। नेक्स्ट हैशटैग है, एक हैशटैग खत्म हो गया, नेक्स्ट हैशटैग है, उसमें पहला पॉइंट है एरिया वेक्टर। तो मैं थोड़ा सिंपली आपको बताऊं कि एरिया है वो जनरली, या मैं बोलूँ कि एरिया जनरली क्यों बोलूँ, एरिया वेक्टर ही होता है। ठीक है, अब सूडो होता है या फिर जस्ट वेक्टर होता है, उसकी अपन बात करने आए हैं। ठीक है, मेरे को एरिया वेक्टर नहीं लिखना चाहिए, जस्ट एरिया लिखना चाहिए। अब काटिए वेक्टर को, क्योंकि अभी पता नहीं है ना कि वेक्टर है या क्या है। बट इतना ध्यान रखिए कि एरिया कोई स्केलर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है सुन लीजिएगा। जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन कैसे डिफाइन करते हैं, अगर ये ऐसे कुछ पैरेललोग्राम होता है, अरे भैया बन जाएगा आज में। वह अभी भी सॉलिड पढ़ाई थी मेरे भाई, लाइन ही सीधी नहीं आ रही इधर में। इसका इलाज है मिट्टू भाई, समझ गए आप, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये इसका साइड है वो ए वेक्टर से डिनोट हो, ये साइड बी वेक्टर से डिनोट हो। अब ये पता है आपको पोजीशन वेक्टर की जैसा ही है, अगर ये ओरिजिन लेके चलूं तो मैं, ये तो वेक्टर्स ही है। एरिया वेक्टर एक्चुअल में एक प्लेन सरफेस का जो एरिया होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है। ये जो प्लेन सरफेस है बोर्ड है, तो इसके नॉर्मल होता है। तो आप ए क्रॉस बी, आपको पता है जिस प्लेन में ए और बी दोनों रहते हैं उनके परपेंडिकुलर जाता है, तो ए क्रॉस बी से डिफाइन कर सकते हो या फिर बी क्रॉस ए से डिफाइन कर सकते हो। तो जो एरिया है इस पर्टिकुलरली पैरेललोग्राम का, वो यहाँ पे मैं ऐसे वेक्टर लिख रहा हूँ उसको, आइदर दिस और दिस, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनर ने कौन सा लेने को बोला है। यहाँ पे दोनों इक्वली प्रोबेबल है। ठीक है, ए क्रॉस बी भी और बी क्रॉस ए भी। तो लेट आपके एग्जामिनर ने इसको बोला हो। ठीक है, अभी फिर दोनों इक्वली प्रोबेबल है। ठीक है, इसको मैंने बोला है कि आपके प्रोफेसर ने बोला है ये सेलेक्ट करने के लिए कि ये वाला ले लो, मतलब आउटवर्ड ले लो, जो बाहर आ रहा है ना बोर्ड से वो ले लो। इनवर्ड बोला होता तो बी क्रॉस से लेता मैं। ठीक है, ये कौन किसने बोला है, प्रोफेसर ने बोला है। तो अभी जो एरिया है वो कुल मिला के ए क्रॉस बी हो गया। अब इसके ब्याह पे आपको बताना है कि वो वेक्टर है या सूडो वेक्टर है, बताइए इसके बारे में। तो आप क्या करेंगे, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ये दोनों वेक्टर्स है, ध्यान रखना है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर्स हैं। तो अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे ए क्रॉस बी कैसे जा रहा है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। बताओ क्या जा रहा है, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, ये ऐसे रहेगा,
ये दोनों तो चेंज होंगे, बट अल्टीमेटली फिर बन तो वो ए क्रॉस बी रहा है। इसका मतलब सेम रहा, सेम रहा तो फिर कौन सेम रहता है? इसका मतलब ये चीज क्या हुई? सूडो वेक्टर हुई। एरिया क्या हुआ फिर? सूडो वेक्टर हुआ। आया जी समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो इस तरीके से डिफाइन होता है, और दोनों इक्वली प्रोबेबल है प्लेन सरफेस के लिए, आउटवर्ड नॉर्मल भी और इनवर्ड नॉर्मल भी। कौन सा लेना है पर्टिकुलरली एज ए डायरेक्शन, वो आपको प्रोफेसर बताएगा, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएगी। मेरा कहना प्रोफेसर का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट प्रोफेसर ने ऐसा बोल दिया हो, तो फिर अब उसके बिहाफ पे अपन चेक करें तो ऐसा कुछ है। ये दोनों वेक्टर हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स हैं, इस वजह से। अगर यहाँ पे भी डाउट हो कि भाई ये वेक्टर्स क्यों लिए, तो पोजीशन वेक्टर्स तो है ना, तो पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर होते हैं, ठीक है। बढ़ जाऊं? अच्छा, ऐसे ही फिर मैं किसी और पे बात कर सकता हूँ, लाइक एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं आप, ओमेगा वेक्टर से, ठीक है। तो इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं, आपको दूसरे वाला तरीका बेहतर लगेगा, हालांकि दोनों से आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ओमेगा कोई फॉर्मूला जानते हैं जिससे आप डिसाइड कर पाए कि ये वेक्टर है या नहीं है, वेक्टर है या सूडो वेक्टर है? जानते हो? जानते हो, क्या जानते हो बताओ? v इक्वल टू ओमेगा आर। हाँ, v इक्वल टू ओमेगा आर। अच्छा, ये तो स्केलर वाला है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको? v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर या आर क्रॉस ओमेगा? जानो यार भाई। जो टॉर्क है वो आर क्रॉस एफ लिखा जाता है, ये आर क्रॉस ओमेगा होता है या फिर जैसे लिखा वैसे ही? जैसे लिखा वैसे ही होता है गधो। v इक्वल टू ओमेगा आर जैसे याद कर रखा है ना, वैसे ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, ये क्या चीज है? अब इनको तुम जानते हो तो फिर तुम्हें पता भी ये क्या चीज है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, यस और नो? ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब एक बात बताओ, ये पूरी लाइन का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या सीन होएगा? तो v क्रॉस ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या जाएगी? या वेट करेंगे आप अभी समझने से पहले? सिंपली मैं बोलूँ कि v क्या जाएगा पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में? v तो माइनस v जाएगा, ठीक है। r क्या जाएगा? वेक्टर लिखने का मतलब भी तो यही है ना, r माइनस r जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर v माइनस v जाएगा, r माइनस r जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और तो ओमेगा को फिर ओमेगा ही रहना पड़ेगा। अगर v को माइनस v जाना है, वो चीज r हैंडल कर लेगा, ओमेगा फिर माइनस ओमेगा, मतलब सॉरी ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, आया ना? तो v को माइनस v जाएगा, r माइनस r जाएगा, तो इस माइनस माइनस कट जाएंगे। तो v को अगर माइनस v जाना ही था, ऑब्वियसली जाना ही पड़ेगा क्योंकि वेक्टर है, ठीक है। तो फिर उसका जो डीलअप है वो r से हो चुका, तो इसका मतलब है ये दोनों, ये जो चीजें है ना इंडिकेट करती हैं कि ओमेगा फिर, ये मैंने ये लगाया कि ये दोनों चीजों से इंडिकेशन है, ये ओमेगा है वो माइनस ओमेगा नहीं जाएगा, ओमेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर आपको इस रिलेशन को अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेंटेन करना है तो फिर ये करना पड़ेगा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ओमेगा क्या हुआ? सूडो वेक्टर हुआ। मैं ट्रिपल साइन का मतलब है कि इसका अपन ने नाम रख दिया। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? भाई v को माइनस v जाना पड़ेगा, सिंपल है। तो उसका जो माइनस v वाला सिस्टम है वो r ने कर ही दिया, इसका मतलब ओमेगा को तो फिर ओमेगा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओमेगा भी माइनस ओमेगा चल गया इन केस, तो फिर ये तो प्लस हो गया, तो v माइनस वी जा ही नहीं पाया, फिर तो प्लस जाना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है, v को तो माइनस वी ही जाना पड़ेगा। आया क्या समझ में थोड़ा बहुत? बट वैसे वाला नहीं आया मजा जैसे पहले आ रहा था। अरे हाँ भाई,
पहले वाला मजा नहीं है यार, थोड़ा सा मतलब डर, क्या बोलते हैं ना, थोड़ा दुख सहना पड़ा है, अलग अंदाज में लेके आए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बढ़ सकता हूँ मैं। तो चलिए थोड़ा सा आपको एक और फॉर्मूला बताते हैं ओमेगा का। दूसरे वाला डिस्कशन है वो ये है, क्योंकि वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं आर से, ओके, हाँ, आर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, आर क्रॉस वी और आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये बन जाएगा। अच्छा यार, मैं बताना भूल गया एक चीज, वैसे तो रिमाइंड करवा रहा हूँ, बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। रिमाइंड ये करवा रहा हूँ कि बोर्ड पे जैसा कुछ दिख रहा है, स्ट्रिक्ट रिमाइंडर से रिमाइंडर वापस सुन लीजिए, बोर्ड पे जैसा कुछ दिख रहा है एकदम वैसा का वैसा चाहिए मुझे, एकदम वैसा का वैसा चाहिए, लिखित में बोल दिया ढंग से, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहीं पे वेक्टर लगा रहा हूँ तो मुझे वेक्टर चाहिए, कहीं पे नहीं लगा रहा तो मुझे वहां नहीं चाहिए। जनरली कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो वेक्टर नहीं लगाते हैं, ठीक है, और मैंने अगर देख लिया तो मैं बहुत गंदा वाला मारूंगा, मैं पहले बोल देता हूँ। आज तक शायद नहीं ठोका होगा, लेकिन आज मैं बख्शूंगा नहीं अगर ऐसा मुझे कहीं मिल गया तो अभी तक कहीं गड़बड़ हो गई हो तो अपना जाके घर सही कर लेना। आगे से तो स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो विकराल रूप सामने रहेगा, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं, प्यार से पढ़ना है तो फिर वो जैसा है वैसा वैसा रखना। इधर में शायद आपको ये चीज़ खोलनी आती हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बचपन से पढ़ते आए हो, नहीं आता कोई बात नहीं है, यहाँ लिख के बता देते हैं आपको। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आप ऐसे करते थे कि इन दो डायरेक्शंस में ये आता है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, ए डॉट सी एंड बी बार, ए डॉट सी एंड बी बार, ए डॉट सी एंड बी बार माइनस ए डॉट बी एंड सी बार, ए डॉट बी एंड सी बार, ये होपफुली सबको आता होगा यार, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही खोलना चाहता हूँ, बताइए। तो पहले तो ओमेगा आएगा और उसमें फिर ए डॉट सी रहेगा, यानी कि आर स्क्वायर, आर का आर से डॉट करूंगा तो आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर ओमेगा माइनस ये, तो आर डॉट ओमेगा एंड आर बार, ऐसे, ठीक है। अच्छा अभी ये बता सकते हो ये चीज जीरो होगी कैसे, आप देखो ना, आर डॉट ओमेगा की बात हो रही है, तो मैं कैसे बोल लूँ, ओमेगा थीटा गैप में होता है, ऐसे समझ सकते हो, या फिर आप कैसे भी समझ लो, ये दोनों तो परपेंडिकुलर ही होते हैं। सर्कुलर मोशन में देखा होगा पोजीशन वेक्टर यूज आ रहा है, ओमेगा तो जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है, अगर ऐसे घूम रहा है तो हाथ से ओमेगा डिफाइन करते हैं कि ओमेगा जेड कैप में होगा, अगर एक्स वाई प्लेन में मोशन है और ऐसे मोशन है तो जेड कैप में, उल्टी मोशन है तो माइनस जेड कैप में, ठीक है। तो आर और ये जीरो होता है, अब फिर अपन ओमेगा को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ओमेगा को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आर क्रॉस वी बाई आर स्क्वायर, ये एक और फॉर्मूला दिया है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, नथिंग एल्स, और जस्ट कुछ भी नहीं है, उसी फॉर्मूले का थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया है, ठीक है। अभी आप यहाँ से बेटर वे में समझ सकते हो कि भैया इसके साथ क्या होगा, अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इसके साथ क्या होगा, बताइए क्या होगा। आर क्रॉस वी, आर क्या होगा भाई, माइनस आर, वी क्या होगा, माइनस वी, ठीक है, और आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर ही रहेगा,
नीचे भी ब्रैकेट लगा है, क्यों रहेगा आर स्क्वायर? आर स्क्वायर होता क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक्स की जगह माइनस एक्स होना, वाई की जगह माइनस वाई होना, जेड की जगह माइनस जेड होना। बट यहाँ पे आर स्क्वायर में सबके ऊपर स्क्वायर है, तो वो वही रहेगा। ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि बस छोड़ देंगे उसको। तो अभी ये क्या समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली वही बन रहा है जो था ही, आया ना? इसका मतलब सेम रहना, ओमेगा ओमेगा ही रहा, ओमेगा ओमेगा ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एक सूडो वेक्टर है। तो अगर आपको बेहतर तरीके से ये लग रहा है अच्छा, तो इसको ले लीजिए, और अगर ये लग रहा है तो इसको ले लीजिए, जिससे जैसे मन करे वैसे कर लीजिए। चल सकता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी आपका अक्सियल वेक्टर है, सूडो वेक्टर है। चलो, अच्छा ये जो चीज़ें हैं आपको क्लासिकल में काम आ सकती हैं ऐसी चीज़ें, तो इनको बॉक्स अप करिए, क्योंकि ये तो पता ही था आपको, लेकिन इससे ऐसे भी निकाला जा सकता है, ये भी अच्छी थी। एंगुलर एक्सेलरेशन पे बात करिए। होपफुली आप इसको नाम अल्फा देते हो, ठीक है? और अल्फा का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आराम से निकाल लोगे। बताइए। जैसे v इक्वल टू ओमेगा आर था ना, सेम वे में a इक्वल टू अल्फा आर होता है। v इक्वल टू ओमेगा आर, सेम वे में a इक्वल टू अल्फा आर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, ये पता आपको वेक्टर है, ये पता आपको वेक्टर है, और अगर हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो तो ए जाएगा, सॉरी ए माइनस ए होएगा, ए माइनस ए होगा। अगर मैं इसका मतलब निकालूं तो ये हुआ अल्फा क्रॉस आर है, वो माइनस ऑफ अल्फा क्रॉस आर होगा। ए में माइनस ए में जाना है, मतलब ये हुआ। ठीक है, अब आपको पता है कि इस चीज को अगर अलग से देखो तो आर तो माइनस आर में जाएगा ही जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अल्फा क्रॉस माइनस आर। ये ऊपर वाली चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये तो जाएगा ही जाएगा, आर तो माइनस आर में जाएगा। अब फिर अकेले अल्फा का देखना हो, अल्फा अल्फा में गया, ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो इंप्लाई कर रही है कि अल्फा अल्फा में गया पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो माइनस वाली चीज है वो तो आर के साथ है। यही बात ऊपर भी मैंने अलग तरीके से बताई थी, यहाँ अलग तरीके से बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख देना कि ए माइनस ए में जाएगा, दैट इज ये चीज इसमें जाएगी, और उसका मतलब ये जो माइनस साइन है वो तो ऑब्वियसली आर के साथ अटैच करना पड़ेगा। उससे आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट करना जरूरी है आपको इस तरीके की कि अल्फा वो अल्फा में जा रहा है, तो ये दैट इंडिकेट्स दैट अल्फा अल्फा में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा क्या हुआ आपका? सूडो वेक्टर हुआ। क्लियर है? अगर ये बात समझ नहीं आई कोई बात नहीं, उधर से आप निकाल लीजिए, क्योंकि ए है वो आपका अल्फा क्रॉस आर होता है। तो सेम वे में जैसे आपने पीछे किया था, सॉरी आर क्रॉस कर दीजिए। आर क्रॉस ए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से कि इसको आप क्या लिख सकते हो,
आर स्क्वायर अल्फा माइनस आर डॉट अल्फा एंड आर वेक्टर। ये चीज़ अगेन जीरो है। वापस से आप अल्फा वेक्टर क्या लिख सकते हो, आर क्रॉस ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सेम वही चीज़ है बस। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आर क्रॉस ए है भाई आर स्क्वायर है, वो अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या जाएगा, ओब्वियसली ये तो माइनस आर जाएगा, ये माइनस ए जाएगा और ये आर स्क्वायर ही रहेगा। इसका मतलब चीज़ है वो सेम रहेगी, इसका मतलब अल्फा अल्फा ही रहा। मतलब सूडो वेक्टर, जैसे भी आपको समझ में आए दोनों तरीके से बोल सकते हैं आप। ठीक है, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क फोर्थ नंबर हो शायद। टॉर्क देखिए क्या होता है, टॉर्क को कुछ लोग एन से डिनोट करते हैं, कुछ टो से डिनोट करते हैं। अपन ने जो लिख दिया वो लिख दिया, टो लिख दिया अपन ने। ये थोड़ा गंदा सा है बट शायद ऐसे कुछ बनाते हैं अपन। ठीक है, टॉर्क। तो अब बताइए आप, आर क्रॉस एफ को देखना आपको कि कैसे जाएगा अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, उससे डिसीजन लिया जाएगा। आर वेक्टर है यू गाइस नो, फोर्स भी वेक्टर है यू गाइस नो। इसका मतलब आर क्रॉस एफ क्या गया, आर क्रॉस एफ मतलब टो क्या गया, टो ही गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर टो ही रहा, इसका मतलब टो क्या है भैया, तो फिर तो सूडो वेक्टर हुआ। तो टॉर्क है वो भी आपका सूडो वेक्टर होता है, एक्सेल वेक्टर बोल दो। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, होप यू गाइस रिमेंबर कि एंगुलर मोमेंटम है वो आर क्रॉस पी होता है। अब आर क्रॉस पी का देखना है तुमको कि अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या जाएगा। आपको पता है आर वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर है, मैं लिखवा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो फिर आर क्रॉस पी क्या रहा, आर क्रॉस पी रहा। अभी आंखों से भी कर सकते हो, मैं बार बार लिख रहा हूँ इसलिए कि ठीक है बच्चे मान के, बट आंखों से भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ एल वेक्टर अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गया, एल ही गया। इसका मतलब ये हुआ ये भैया जी ए पी है, सूडो वेक्टर है। हो गया ये, आ रहा है सब समझ में इजीली। ठीक है, और बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, नंबर बताना कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब पता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायो सावर्ट लॉ पढ़ा आपने, कि अगर एक वायर है, ओ इस तरीके से कोई वायर है, सुंदर बन जाए यार। इस तरीके से वायर है, उसमें करंट आई है। अगर अपन कोई एलिमेंट ले लें यहाँ पे, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लें, तो इस डीएल एलिमेंट में जो करंट आई है, यार मैं करंट पे बताना भूल गया, करंट स्केलर है। ठीक है, लास्ट में बोल दूँ। ठीक है, तो अगर ये इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे अपना ओरिजिनल है, और ये कोई फील्ड पॉइंट पी है, जिस ये यहाँ पे बोल देते हैं फील्ड पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालना होता है। तो ये कोई फील्ड पॉइंट पी है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस एलिमेंट की वजह से। तो इसलिए एलिमेंट की वजह से छोटा सा फील्ड होगा। पूरे वायर की वजह से चाहिए तो फिर आपको वायर जहाँ से जहाँ तक जा रहा है उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। जो भी आपका फील्ड पॉइंट होगा ये आपको चाहिए। अभी देखेंगे बायस आउटलुक क्या बोलता है इसके लिए। तो जो भी आपका फील्ड पॉइंट होता है,
प्लीज हमेशा रिमेंबर रखना है, आपको याद रखना है कि फील्ड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम इस आर से डिनोट करेंगे। वेट गाइस, टोटल वेट, ठीक है। जो एलिमेंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है एलिमेंट के सेंटर से डिनोट होगा। आपको होपफुली दिख गया होगा कि एलिमेंट का सेंटर मैंने कहाँ बनाया है, ठीक है। एलिमेंट के सेंटर से डिनोट होगा और उसको हम हमेशा आर प्राइम से डिनोट करेंगे। सोर्स, ये सोर्स है क्योंकि अरे यार बहुत गंदा बना, इसको हम सोर्स से डिनोट करेंगे। सोर्स, सोर्स को हम हमेशा आर प्राइम से डिनोट करेंगे। फील्ड को हम, फील्ड पॉइंट को हमेशा इससे डिनोट करेंगे। तो दोनों का सेपरेशन होता है उसको हम डिनोट करने वाले हैं इस तरीके की, इस वेक्टर से। इस वेक्टर का मैं नाम दे रहा हूं कर लिया यार। कहां से कहां? सोर्स टू फील्ड पॉइंट। कहां पे है कर लिया यार? सोर्स टू फील्ड पॉइंट। ये ट्रायंगुलर एडिशन से अपन देख भी सकते हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा। अभी अपन एक बार के लिए देख ही लेते हैं। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर है, ठीक है। तो आर प्राइम प्लस करली आर इक्वल टू आर। तो करली आर इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर प्राइम। इसको यहाँ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि आर माइनस आर प्राइम है, ठीक है। करली आर का मतलब वो है जिस, कुछ लोग ऐसे आर नहीं बनाते ऐसे करके, वो आर है। अब कुछ एक को जनरली जैसे मैं आर लिखता हूँ ये वाला, उनको आदत ही है ये वाला बनाने की, हाँ है ना। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा जब तक आप ईडी पढ़ रहे हैं। जहाँ मैं ये वाला आर बना रहा हूँ आपको ये वाला बनाना है। जहाँ मैं करली आर बना रहा हूँ वहाँ पे करली आर बनाना है। मुझे भी जनरली आदत है वो इस वाले की है, बट फिर भी मैं आपके लिए ऐसे कुछ भी कर कर आके थोड़ा सा बना रहा हूँ। आपको थोड़ा सा ये मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जैसा आर आपको बोर्ड पे दिखे वैसा बनाना है, अगर आप सही से चीज़ों को सीखना चाहते हो तो। अगर आपने यहाँ गड़बड़ की, अपना खेला खुद से ही किया, तो फिर आप जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एक और चीज़ है, फिर ईडी नहीं समझ में आए फिर पढ़ना ही छोड़ देना, आप रहने देना, कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि मैटर करता है। मैंने पहले बोला है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, कि दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव सब्जेक्ट। माइन्यूटनेस बहुत ज़्यादा है, इतनी 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 बात पे भी ध्यान देना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे ही करना है। अच्छा, अब ये तो हो गया, चलो बना लीजिए इतना। अब डीबी के लिए बायोसावर्ट लॉ क्या कहता है उसकी अपन बात करते हैं। एलिमेंट्री जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। अपन क्यों बात कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में कि कैसे होता है, वो पता हो तो फिर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बना लीजिए इतना, मैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, या फिर तुम्हें याद है तो मुझे बता दीजिए। शायद ऐसा कुछ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इंटीग्रेशन अगर बी चाहिएगा हो तो पूरा इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है शायद, ये नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस आर कैप बाई करली आर स्क्वायर। अब यहाँ जहाँ जहाँ करली आर है ना वहाँ करली आर दिखना है, ये डीएल है भाई, ये डीएल वेक्टर है, शायद दिख जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। डीबी मैंने लिख दिया था, डीबी को मैंने इंटीग्रेट भी कर दिया। ये जो इंटीग्रेशन है वो वायर डीएल के लिए रहेगा एक्चुअली, जो यहाँ लिखा होता है डी उसके लिए। तो डीएल मतलब ओब्वियसली वायर कहाँ से कहाँ तक है। छोटी छोटी बातों को जरूर सुनना है, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन डीएल के ऊपर है, डीएल कहाँ से कहाँ तक है, मतलब वायर कहाँ से कहाँ तक है। जहाँ कर लिया आर है वहाँ कर लिया आर चाहिए, दैट्स इट। आपको ये वाली आदत चेंज करनी होगी अपनी, सिर्फ ईडी में, अगर आपको ईडी समझना है तो। जनरली इसके लिए एक मिथ है कि ये सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। मैंने इजी लिखा है अपने कोर्स के डिस्कशन में, उसके लिए आपको मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। एक बात और थी जो मैं शायद वहां बताना भूल गया। और आपको पहले से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है तो अप्रोच को भी एक बार के लिए साइड बाई कर देना, उसको बीच में मत लाना। मैंने कुछ बोला है प्लीज ध्यान देना। और आपको पहले से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है थोड़ी बहुत भी, तो साइड बाई रखना।
यहाँ बीच में मत घुसाना। सब लोगों को थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होता है, 11th 12th से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी उसको बीच में मत घुसाना। अभी से आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा तरीका समझना है, खुद का तरीका घुसाने का जो वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। पहले सिर्फ और सिर्फ मेरा तरीका सीखना है, ठीक है? फिर आपको लगेगा कि पहले वाला भूल जाना ही बेहतर है, ठीक है? बढ़िया। अच्छा, अब आप देखिएगा कि बी ऐसा कुछ लिखा गया है, तो अगर अपन अब बी पे मतलब वो लगाएं, मतलब इस पूरी चीज पे देखें पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या असर होगा। चलो देखते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का असर देखते हैं इसके ऊपर कि क्या होगा। डीएल क्रॉस आर कैप, मैं बी वैक्टर इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे, या बी वैक्टर तो बाद में लिखूंगा। डीएल क्रॉस आर कैप ओवर करली आर स्क्वायर, इस पे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या असर है, चलिए बताइए। भैया डीएल आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट है, ये भी आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर टाइप चीज है, दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है एक्चुअल में, पोजीशन वेक्टर ही हुआ अल्टीमेटली। ये आर स्क्वायर हो गया, तो वो वापस से वही चीज हो जाएगी, सेम ही रहेगा। तो ये माइनस जाएगा, ये माइनस जाएगा, बट ये सेम रहेगा, ठीक है? इधर में आई है वो स्केलर है, इसलिए वो सेम रहेगा, ठीक है? तो म्यू नॉट आई की जगह आई रहेगा अपॉन 4 पाई, और डीएल की जगह माइनस डीएल होगा, करली आर कैप की जगह माइनस आर कैप होगा, करली आर स्क्वायर की जगह करली आर कैप। स्क्वायर कर दो या फिर ठीक है, सीधा आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, वो सेम रहेगा, आप ऐसे बोल दीजिए, ठीक है? वैसे तो माइनस ठीक है, सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हर चीज का लिखा है, आई स्केलर होता है इसलिए ये किया, स्केलर इनवेरिएंट रहते हैं, आई है वो स्केलर है इसलिए वो इनवेरिएंट रहा है, ठीक है? अभी क्या समझ में आया फिर, ये चीज तो वो ही रही, इसका मतलब क्या रहा कि बी है वो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रहा, बी रहा। माइनस माइनस में बता नहीं रहा, दोबारा लिख के कि वही रहेगा, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ, बी क्या है भैया आपका, सूडो वेक्टर है। सेम कौन रहता है, वेक्टर लाइफ स्टफ है, ऊपर से सेम रह रहा है, मतलब सूडो वेक्टर है। अभी आया इसको समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपन ने पॉइंटिंग वेक्टर लिखा था ऊपर, कि पॉइंटिंग वेक्टर को वेक्टर के एग्जाम्पल में लिखा था, लास्ट लास्ट एग्जाम्पल याद है आपको? तो चलिए अभी आपको दिया जाता है चेक करने को कि पॉइंटिंग वेक्टर के ऊपर आप बताइए कि क्या होगा। अब ये एज ए क्वेश्चन है, ये एज ए क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? एस वेक्टर से डिनोट करते हैं बेटा, एस को अपन ई क्रॉस एच लिखते हैं। अब आपको खुद से बताना है कि ये वेक्टर है या फिर सूडो वेक्टर है, बताइए। खुद से चेक करिए, क्या करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ई क्रॉस एच का देखना है कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या जाएगा, उससे आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। बताइए, करके बताइए खुद से। अरे भैया जी, कोहली भाई जी आज फिर से जीरो पे आउट हो गए, भैंस की आंख। सीरियसली। अब तो करवा ही देगी जनता। अरे भाई, एलबीडब्ल्यू वो भी, कोई नया बॉलर है बार्टलेट, शर्मा जी खेल रहे हैं 51 पे, आउट ऑफ 75, 75 बॉल्स पे। गिल भाई साहब 9 पे 9, अय्यर जी खेल रहे थे 33 पे। ये सही ऑर्डरिंग है वैसे तो, कोई बात नहीं, एक की छत्र छाया में दूसरा तो बच ही जाएगा, क्या पता। लेने तो करेगा, समाज है, अचीवमेंट थोड़ी देखते हैं। चलो, हाँ क्या रहा है इसका, बताया नहीं तुमने, वेक्टर है या सूडो वेक्टर है? यस। हाँ, एच आज पहली बार सुना है कि क्या होता है।
एच पहली बार सुना है क्या? है? क्या होता है एच? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है एच। एच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। सच बता रहा हूँ। यार तो दुश्मन इतना तो पता होगा यार कि ये क्या है। याद नहीं आ रहा ऐसे कौन सा तुम्हें खोद के लाना है यार। भाई बी इक्वल टू म्यू एच नहीं सुना तूने? सुना है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही कुछ है यार। दे यार। भाई लिख ले यार, इतना डीप लेवल जाओगे तो फिर तो गड़बड़ है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात हो चुकी, वेक्टर है। एफ इक्वल टू क्यू ई से आपको बोला था। ठीक है। और एच आपको पता है कि एच रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ये। ठीक है। तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ है, ये माइनस ई क्रॉस एच बना है। दैट मीन्स व्हाट, कि एस है वो क्या बना है, अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन माइनस एस बना है भैया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भैया जी कौन है, वेक्टर है। भैया जी वेक्टर है, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया था क्योंकि मैं उस टाइम ये कैलकुलेशन माइंड में कर गया था। तो आप भी कर सकते थे पर गोबर की तरह रिएक्ट करोगे तब तो कहाँ से कर लोगे। चलो, अब कुछ और भी थे लाइक, ये हो गया ना सबका? ऑनलाइन में भाई उतार लेना ये सब कुछ। कल से मैं भेजूंगा लिंक तुम्हें, करवाऊंगा तुम्हारी पंचायत। ईडी जैसे सब्जेक्ट में हरामखोरों का नंबर देखना इनका, भी हटा दूंगा इनको। हाँ हाँ सही बात है, इनको कहाँ ही पढ़ना है। तो ये काम करता हूँ, सिर्फ इनको लिंक भेजता हूँ, इनकी तो क्या ही गलती है ना। है? हाँ, ये तो आए हैं यार, इनकी थोड़ी गलती हुई। लेकिन अब यही पढ़ेंगे वो दूसरी बात हो जाएगी। सही बात है। एक तो ईडी वाले मास्टर को इतनी दूर से बुलाया है, पिज्जा बुज्जा लगवा के, इनको शर्म ही नहीं आ रही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बताइए आप। उससे पहले आप सुन लीजिए थोड़ा सा। जब आपको कभी भी ऐसा कुछ वर्ड बोला जाए फ्लक्स, फ्लक्स क्या एक वेक्टर फील्ड के लिए डिफाइन होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक डाल देंगे छोटा सा, फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अभी आपको ये भी समझना बाकी है कि वेक्टर फील्ड क्या होता है, हालांकि अपने टॉपिक डाल रखा है वेक्टर फील्ड स्केलर फील्ड। ठीक है। अब मैं अभी के लिए बता देता हूँ एक बार, कि जो ऐसा वेक्टर जो एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, लाइक ऐसे कई बार लिखते हो ना आप, कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कैप। अब एक तो वेक्टर आप ऐसे लिखते हो, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, इसको तो वेक्टर बोलते हैं। और जब ये फंक्शन हो ना एक्स वाई जेड का, तब इसको फील्ड बोलते हैं। क्योंकि अब फील्ड इसलिए बोलते हैं कि हर पॉइंट पे अब अलग अलग होगा। तो एक रीजन में जो वेरियस पॉइंट्स हैं उन पे वेक्टर अलग अलग होगा, आया ना, इसलिए इसको फील्ड बोलते हैं, वेक्टर फील्ड। ठीक है। अच्छा। तो फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं अपन। तो फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड जब भी आपसे बोले ना, तो आपको ये करना है, वेक्टर फील्ड मतलब मैं उसको बोल देता हूँ ए। ठीक है। ए डॉट डी ए करना है आपको। डी ए मतलब एरिया एलिमेंट है। डी ए क्या है आपका, एरिया एलिमेंट है। इस चीज का इंटीग्रेशन करना है। फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ये होता है, फाई से डिनोट करेंगे अपन जनरली। फाई ए भी लिख सकते हो इसको, फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए, ए डॉट डी ए। ठीक है। अभी जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही थी, तो अभी मैं इस सीरीज में अगर यहाँ पे बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए।
ई डॉट डी ए। डी ए क्या है यहाँ पे? एरिया एलिमेंट। ठीक है, कुछ लोग डी एस भी लिखते हैं इसको, तो अगर आपने पहले डी एस लिख रखा हो तो कोई बात नहीं, अभी डी ए बोलेंगे अपन इसको। ठीक है, अच्छा जब सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो तो जिस सरफेस की बात कर रहे हो वो सरफेस यहाँ आ जाएगी, उस सरफेस के हिसाब से डीए की लिमिट रहेंगी। ठीक है, और डीए उस सरफेस के हिसाब से लिखा जाएगा, हर सरफेस के लिए अलग अलग डीए होता है, तो वो अपने उस हिसाब से लिखा जाएगा। तो ये है फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स बात करनी हो तो यहाँ बी आ जाएगा, बी डॉट डी है। ऐसे किसी किसी अदर वेक्टर की बात करनी हो, उस वेक्टर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब आपको ये बताना है, पहली बात तो ये स्केलर है या दो ही मतलब है, स्केलर या फिर सुडो स्केलर। अब आप चेक करके बताओ कि क्या है ये। आपको करना है इस वाली चीज को चेक करना है कि अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये जो चीज है वो क्या जाएगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो फाई ई है वो क्या जाने वाला है। बताइए क्या जा रहा है? ऊ यू करने से नहीं है, बताना है जल्दी। अब मुझे ही करना है तो फिर मैं टक टक चेप देता हूँ। तो सही बात है, क्यों इनके साथ माथा पच्ची करने, पढ़ना लिखना तो है नहीं इनको। ई माइनस ई जाएगा, डी ए रहेगा, क्योंकि एरिया वेक्टर का आपको पहले सिखा दिया कि वो एक सूडो वेक्टर है। इसका मतलब ये टोटली जो है माइनस हो गया है, माइनस हो गया, इसका मतलब है कि फाई ई है, वंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन माइनस फाई ई हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज आपकी सूडो स्केलर है। क्लियर है? ऐसे आपसे बात की है मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स पे, बता दीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी है। बी डॉट डी ए को आपको देखना है कि भाई क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, फिर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा, डी ए रहेगा, ये सूडो वेक्टर्स हैं दोनों ही। इसका मतलब क्या हुआ, फाइव बी है वो फाइव बी रहेगा अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, फाइव बी क्या हुआ, स्केलर हुआ या सूडो स्केलर हुआ? स्केलर या सूडो स्केलर पे बात तो समझ में आ ही रही थी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था। ठीक है, तो यह हुआ आपका स्केलर। ऐसे आप किसी भी चीज़ का बता सकते हो मुझे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है, बता दोगे ना? पूछ लेगा तो कुछ। पूछ लो सरकार। अच्छा वॉल्यूम मैंने स्केलर में लिख दिया था क्या? प्रेशर टेम्परेचर तो लिखा था, वॉल्यूम नहीं लिखा था ना। स्केलर के एग्जाम्पल में वॉल्यूम और लिखा ना, जो स्केलर लिखे थे ना उसके एग्जाम्पल में प्रेशर टेम्परेचर तो लिखा था तुमने, वॉल्यूम और लिख लेना, एनर्जी एनर्जी लिखी थी है ना। अब ये है कुल मिला के आपका ये है कि सर फॉर्मूला बता दो, फिर तो हम बता देंगे किसी का भी। हाँ है ना, अब वही कुछ एंडा पट्टी आप पूछ लो तो फिर उसका फॉर्मूला बताना पड़ेगा आपको, फिर तो हम बता देंगे। सही है कि नहीं है? तो जैसे मैंने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का पूछ लिया, वो गंदे आदमी को वो थोड़ी होता है, पूछ लिया तो पूछ लिया, बताओ। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट लिख तो ले फूफा। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम वेक्टर, एम वेक्टर इक्वल टू होता है आई इंटू एरिया, एरिया एरिया वेक्टर। अरे क्रॉस क्यों लिखा, वो दुश्मन है। डॉट भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, जस्ट सिंपल आई इंटू ए। ठीक है, अब बताओ इसका क्या रहेगा। टूडो हो गया ना भाई? ठीक है, इसको रुक जाओ एक बार। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैं थोड़ा सा बात कर लो आपके साथ में। आप इलेक्ट्रिक डायपोल जानते हो?
इलेक्ट्रिक डायपोल जानते हो? अरे इस तरीके से माइनस और प्लस को बोलते हो ना आप, और माइनस टू प्लस इसकी डायरेक्शन होती है पी वेक्टर की। ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल किसको बोलते हो? दो चार्जेस पास पास है, ये डी छोटा होता है, ये डी काफ़ी स्मॉल होता है, ध्यान रखना। ये काफ़ी बड़ा होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है, डी काफ़ी टेंडिंग टू जीरो होता है, ये क्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। ये पता है आपको ये सारी बातें इलेक्ट्रिक डायपोल में? नहीं, क्यू डी फाइनाइट होता है, जो प्रोडक्ट है वो फाइनाइट होता है। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में क्या आपको ऐसे ही कुछ पता है कि मैग्नेटिक डायपोल किसको कहते हैं? जैसे माइनस और प्लस का पास पास एक छोटा सा कलेक्शन हो, बहुत बड़ा चार्ज हो, बहुत छोटी सी डिस्टेंस पे हो, ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल किसको कहते हैं? करंट लूप को मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। किसको कहते हैं? करंट लूप को। करंट लूप, करंट की बजाय आप बोलिए हुज करंट लूप, हुज करंट इन ए स्मॉल लूप, हुज करंट इन ए, क्यू टेंस टू इन्फिनिटी मतलब आई टेंस टू इन्फिनिटी, हुज करंट इन ए स्मॉल लूप, इन ए वेरी स्मॉल लूप। पर लूप होता है मतलब। तो वापस से अभी मैं बोलूँ कि ये एक डायपोल है, अगर इस तरीके से एक करंट है, और ये जो डायमेंशन है मतलब इसका जो एरिया है वो टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, और आई है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, इस तरीके का सर्किल है, इस तरीके से करंट है तो ये डायपोल है। इस तरीके से कोई लूप है, स्क्वायर हो सकता है और रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ आर्बिट्रेरी शेप हो सकता है लाइक दिस, ए बी ऐसा कुछ हो सकता है। करंट जरूर नहीं है सब में ऐसे हो, किसी में उल्टा बना सकते थे आप, ऐसा कुछ। यहाँ पे सब डायग्राम्स में आई जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और जो आपका डायमेंशंस है, डायमेंशन बोल दे रहा हूँ उसको, वो टेंडिंग टू जीरो है। यहाँ पे मतलब ए बी हुआ तो ए बी टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे जस्ट एक से डिफाइन हो जाएगा, यहाँ से भी सिर्फ एक से डिफाइन हो जाएगा। उस चीज़ में डी मतलब आर टेंस टू जीरो, इधर में ए टेंस टू जीरो, यहाँ पे अपन आर्बिट्रेरी है तो फिर एरिया बोल देंगे कि एरिया टेंस टू जीरो, इस तरीके से, ठीक है। सच दैट आई ए फाइनाइट हो, आई ए, ए मतलब है एरिया, एरिया ऑफ द लूप, एरिया विद इन लूप, वो फाइनाइट हो, ऐसा कुछ। तो अभी थोड़ा सा एक रिसेम्बलेंस दिया मैंने, इसकी जगह आई, इसकी जगह एरिया, ठीक है। अच्छा वेक्टर स्टफ होता है तो अभी तक तो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताया या कुछ भी नहीं बताया अभी। अब बताता हूँ, इधर आपको पता है पी क्यू डी होता है, इधर एम क्या होता है देखिएगा, आई इंटू ए, और आप एन कैप बोल सकते हैं यहाँ पे। एन कैप को फाइंड आउट करने का तरीका है, सुन लीजिएगा। एन कैप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि करंट की डायरेक्शन है ना, उसमें फिंगर्स को कर्ल कर दो। एन कैप एक्चुअल में एरिया की डायरेक्शन है, आपने थोड़ी देर पहले ऐसे लिख लिया था, ऐसे लिख लिया था, वेट करेंगे आप एक बार, ऐसे लिख लिया था। अब एरिया एक फ्लैट सरफेस बनेगी यहाँ पे तो ऑब्वियसली फ्लैट बनेगी। फ्लैट का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोफेसर को बताना होता है कि कौन सा एरिया आपको लेना है, क्योंकि उसके दो एरिया होते हैं, एक अपवर्ड में और एक इनवर्ड में, ठीक है। तो प्रोफेसर को बताना होता है, तो इसमें क्या वो बता नहीं पा रहा, ठीक है, इसमें वो बता पा रहा है। कैसे बता पा रहा है? एन कैप को उसने डिफाइन कर दिया कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो जो फिर एरिया वेक्टर बनेगा वो वाला, सरफेस के जो नॉर्मल बनेगा वो वाला एन कैप है। आया समझ में? अंगूठे से एन कैप बन रहा है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। यहाँ पे अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो फिर बोल दो कि एरिया वेक्टर ऐसे लेना है कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, तो फिर जो आएगा वो आएगा, जो भी सेलेक्ट होगा। दो होते हैं, जैसे यहाँ पर तो कौन सा सिलेक्ट हो रहा है? इनवर्ड वाला, इसमें अपवर्ड वाला, इसमें अपवर्ड वाला, इसमें अपवर्ड वाला, ठीक है। और तो ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है, बस डिफाइन करना पड़ेगा कि ए है वो करंट की डायरेक्शन के
अकॉर्डिंग लेना है। ए कैसे लेना है आपको? डाल फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, एज पर करंट, एज पर करंट फ्लो, करंट फ्लो के हिसाब से लेना है। मैंने पूरा नहीं लिखा उसमें कि वो भी कैसे, अब तुम समझदार हो इतना तो राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एन कैप है, वो भी आपका एज पर करंट फ्लो है, करंट फ्लो पे डिपेंड करेगा कि कैसे लेना है उसको। ये थोड़ा सा मैंने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पे थोड़ी कहानी सुनाई है आपको, होपफुली आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई हो। आगे से सिर्फ अगर मैग्नेटिक डायपोल की बात होगी पूछे कोई तो जस्ट ए लूप, बट और कोई ढंग से पूछे तो हुज करंट इन ए वेरी स्मॉल लूप, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इधर भी ऐसे तीन पॉइंट थे, दिस वन एंड दिस वन। ऑल सेट गाइस? अब चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बताइए कि क्या है। तो शायद आप बोल पा रहे हैं, आई तो स्केलर है, ए सूडो वेक्टर है, एम भी क्या हुआ, सूडो वेक्टर हुआ, डाल दीजिए एम सूडो वेक्टर हुआ। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से चेक करना वैसे कर लीजिए, जहां से जो भी करना आप कर लीजिए। फाइनल कमेंट है एम सूडो वेक्टर है, पी हालांकि वेक्टर है, इधर वाला वेक्टर है जस्ट, कर लो मैनेज। चलो दादा हो गया। अब कुछ और भी चीजें लाइक मैग्नेटाइजेशन पूछ लिया तुमसे, पोलराइजेशन पूछ लिया कि भाई ये कैसे क्या है, ठीक है। तो उनके लिए सबके लिए क्या फॉर्मूले पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी पूछ लिया, फॉर्मूले पता होगा कर दोगे तुम, ठीक है। तो अभी थोड़ा डिस्कशन को मैं यहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले नहीं पता तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, भविष्य में फॉर्मूले पता लग जाएंगे तो आप अपने आप से जज कर लो, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी अपना डिस्कशन कहाँ तक पहुंचा, इंडेक्स में जाके देखिए, इंडेक्स में जाके देखेंगे तो अपना सिर्फ हुआ है सूडो वेक्टर, मतलब डेफिनेशंस हुई है इन सब की और कुछ भी नहीं हुआ है। वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, स्केलर्स, सूडो वेक्टर्स एंड सूडो स्केलर्स, ये चार पॉइंट हुए हैं बस। अब बसता आपका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इतनी देर से अपन देख रहे हैं बट देखा नहीं अभी है क्या, ठीक है। और प्रॉपर रोटेशन को भी नहीं देखा है, फिर वेक्टर ऑपरेशंस पे आएंगे, ऐसा कुछ है। एक इंटरवल कर लेते हैं यहाँ पे, के बाद में करेंगे, ठीक है। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जंग है उसको बाद में लड़ेंगे, फाइन, ठीक है।